नाउ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मेंशन होती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स और कोहर्जन होते हैं। किसी भी देश को उस मल्टी डायमेंशनल थ्रेट को और उस कोहर्जन से निपटने के लिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री, कौन कौन सी फोर्सेस एक्शन में आएंगी, ये सारी चीज़ उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है। इंडिया के पास अभी ऐसा कोई वाइट पेपर, कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। तो इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इस सेक्रेटेरिएट के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन इस बार आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड डेलिब्रेशन एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यहाँ पे देखोगे, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के अंदर? कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव लाइक्स, जैसे अगर मैं मेंशन करूं, ऑब्जेक्टिव्स लाइक कि हमारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखना होगा कि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंडिया का क्या प्लेस होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, और उसके साथ ही इंडिया की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या और सेफगार्ड कर सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा में कोई दिक्कत ना है। जैसे मणिपुर आप देखोगे, अभी मणिपुर वायलेंस, उसके साथ ही आप JNK मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, ये सारी चीज़ें। उसके साथ हम देखेंगे क्या इंडिया के अंदर क्या इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्या इनइक्वालिटी होने से क्या खतरा आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपके नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या होंगी, कवर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे बहुत अलग कंट्रीज भी जो है, जो दूसरी कंट्री है उसके अंदर भी आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी है, पहले से ये स्ट्रेटजी है। UK की बात करें, US की बात करें, और चाइना का भी वाइट पेपर है। तो इसका एम हमेशा ये रहा है कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए पहले ही क्लियर होने चाहिए, एंड द वेज टू अडोप्ट टू अचीव दिस। हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाएगा, उनका क्या रास्ता होगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज उसको उसके लिए यूज़ किए जाएंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। ये सारी चीज़ें जो है नेशनल सिक्योरिटी अगर डॉक्ट्रिन हमारे पास होगी तो वो पहले से ही वो स्टेप क्या होंगे उसमें बताए होंगे, स्टैंडर्ड स्टेप्स होंगे, हर एक चीज़ को उस हिसाब से फॉलो किया जाएगा, उसमें पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो कम हो जाएंगे। सो दिस इज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। नाउ सेवरल मिनिस्ट्रीज, सब मिनिस्ट्रीज की हमें ज़रूरत है इसके अंदर, क्योंकि सब अपना अपना इनपुट देंगे। हर एक मिनिस्ट्री बताएगी कि अभी देश के अंदर ये थ्रेट है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, ये सारी मिनिस्ट्री अपने थ्रेट्स इनपुट देंगी। ये सभी चीज़ों को कल्मिनेट करके सभी लोग इसमें इकट्ठा होकर एक ड्राफ्ट बनाएंगे। उस ड्राफ्ट को फिर पब्लिक करा जाएगा, फिर पब्लिक की स्क्रूटनी होगी, फिर पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होगी, फिर वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। समझे? उसके बाद यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है और जियोपॉलिटिक्स से हम डायरेक्टली इम्पैक्ट हैं। तो इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल पे अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, वो ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्ट होगी, होती रही है और आने वाले टाइम पे भी होगी। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि इन सभी इम्पैक्ट्स को कैसे डील किया जाएगा। सो दिस नीड अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अब इसके साथ हम देखते हैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इट वुड बी अपडेटेड रेगुलरली बेस्ड ऑन एमर्जिंग सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने ये स्ट्रेटजी बना दी तो उसके बाद ये क्या नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी। इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं कि इसको रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। नए थ्रेट जो एमर्ज होंगे उस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस आएंगे। उसके साथ ही हम देखते हैं फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन, इन्होंने कहा था कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एक वाइट पेपर चाहिए ऑन डिफेंस डिटेलिंग इट्स थिंकिंग ऑन इम्पोर्टेंट इशू। कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है उस पर पहले से आपको सोच के रखना है, राइट। तो अभी तक ये क्यों अटक रहा था ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? ये एलिगेशंस है, ये मानना है कि इट विल सेट एन अकाउंटेबिलिटी ऑन डिफेंस मैनेजमेंट, राइट। तो शायद इसलिए ये पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी इसको लाने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसको कनेक्ट करें, अगर इसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने एग्जाम से, जैसे CAPF एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाता है इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखने को मिलती है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका जरूर आया है एग्जाम में
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यही दिखाता है कि इंडिया के अंदर हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हम लेके आने वाले हैं। हमारी लॉन्ग टर्म विजन है कि आने वाले टाइम पे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे, इंडिया के अंदर क्या चैलेंजेस होंगे, उस हिसाब से हम पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के रख रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें हम स्टेप नहीं ले पाते, इमीडिएट स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा पहले से ही, तो वहाँ पे हम अच्छा स्टेप ले सकते हैं और टाइम जो लैग होता है एक डिसीजन मेकिंग में, वो हम कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ सी द नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि CAPF में UPSC जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पूछता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा था, जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन जरूर पूछा है आपके एग्जाम में। और उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या आपसे ये नहीं पूछ सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज, या फिर क्लाइमेट चेंज एंड द अनएम्प्लॉयमेंट? इस तरह से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आप देखोगे अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। न्यू दिल्ली के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपको पता है। न्यू दिल्ली के अंदर एक फिनोमिना भी है, विंटर्स में वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जो कि लोगों की हेल्थ के लिए हजार्डस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आपको ज़रूर पढ़ना है। और जो मैंने आपको बताया था द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है, आपको पता होगा, प्राइमरी सेक्टर है, तो वो इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो जैसे न्यूज़ के अंदर मेंशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एयर पोल्यूशन का या फिर क्लाइमेट चेंज का, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखने की ज़रूरत ये है, काफ़ी रिपोर्ट्स इसके अंदर मेंशन है। उन रिपोर्ट्स के नाम आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एयर पोल्यूशन हैज़ ए डायरेक्ट डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन GDP ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल बाय रिड्यूसिंग वर्कर आउटपुट। तो ये जो है, ये स्टैंडर्ड है। तो ये जो स्टैंडर्ड है आपने यहाँ पे देखा होगा, ये हर एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। तो ये अगर आपको याद हो गया कि एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है पर कैपिटा इनकम पे पड़ता है, वर्कर्स जो हैं वर्कर्स के पोटेंशियल पे पड़ता है, तो वर्कर की आउटपुट कम होती है। लोअर कंज्यूमर फुटफॉल, अगर आप मॉल्स की बात करेंगे या फिर विंटर्स में जब वहाँ पे दिल्ली के अंदर लोग घरों से बाहर निकलना कम कर देते हैं, तो क्या होता है, लोअर फुटफॉल होते हैं। जिस भी एरिया के अंदर आप देखोगे मॉल्स के अंदर या फिर जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल होते हैं, उस एरिया के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं, तो सेल्स कम होती है। दिस विल अगेन लीड्स टू इकॉनमी। उसके बाद हैम्परिंग एसेट प्रोडक्टिविटी, ट्रिगरिंग अ सर्ज इन हेल्थ एक्सपेंसेस। नो डाउट आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, हेल्थ से रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ हम क्या करना शुरू कर देते हैं, वेलफेयर एलोकेशन, मतलब नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे सरकार का खर्च बढ़ जाता है। तो इकोनॉमी के लिए ये भी आप देखोगे खतरा ही है। RBI की रिपोर्ट इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे RBI ने इसमें मेंशन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इन्होंने बोला है अगर इसी तरह से चलता रहा तो 4.5% ऑफ इंडियाज GDP कुड बी एट रिस्क बाय 2030। बहुत बड़ा नंबर है, 4.5% रिस्क में आ जाएगा इंडिया की GDP का। सिर्फ एयर पोल्यूशन से बात कर रहा हूँ मैं। वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट पेपर है, एक इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर जैसे मेंशन किया था उन्होंने बोला था एयर पोल्यूशन से क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन से लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर की सप्लाई, ये सारी इम्पैक्ट हो सकती है। ये माइक्रो लेवल पे था, लेकिन अगर इसको मैक्रो लेवल पे देखें तो बहुत बड़े लेवल पे अगर इसको जाए तो बहुत सारी चीज़ें और भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट 2021 के अंदर जिसमें मेंशन किया था कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया ऑन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फाउंड लार्ज इंटरस्टेट वेरिएशन। कहने का मतलब है कि एयर पोल्यूशन जो है वो सेग्रीगेटेड होगा। जैसे दिल्ली के अंदर ज़्यादा मिलेगा, दिल्ली के NCR एरियाज़ में आपको ज़्यादा मिलेगा, नोएडा, गुड़गांव, राइट। इस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा।
तो जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा उस स्टेट की जीडीपी आपको डिक्रीज मिलेगी, राइट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पे मिलेगा। अब इसके साथ हम देखते हैं आरबीआई का डेटा ये भी कहता है 50% ऑफ इंडिया जीडीपी कम्स फ्रॉम सेक्टर दैट आर एक्सपोज टू हीट विच इज़ अ रफ अप्रोक्सीमेशन फॉर द शेयर ऑफ जीडीपी जनरेटेड बाय आउटडोर वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इम्पोर्टेंट हम बात करें, जैसे हम बात करें, आपको ये देख लेना चाहिए कि इंडिया के जब 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, तो हमारा जो टर्सरी सेक्टर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और टर्सरी सेक्टर आपको पता है ये सारी जो कॉरपोरेट्स होते हैं ये सिटीज़ के आसपास होते हैं या फिर सिटीज़ में ही होते हैं। अब सिटीज़ में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो वर्क प्लेस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। वर्क प्लेस शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, इनएफिशिएंसी आती है, ज़्यादा पैसा लगता है। तो यही कहने का मतलब है स्टडी का लास्ट में अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं तो ये कह रहे हैं द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी आर ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस टू इंडिया वेयर द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी। अगर सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट साथ ही में जब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी जो लेबर फोर्स काम कर रही होती है उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर अभी आप देखोगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम चला हुआ है, वो भी फोर्थ फेज के अंदर आप देखोगे उसमें स्कूल शट डाउन हो जाते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है फोर्थ फेज के अंदर। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हो। और भी चीज़ इसमें अगर हम कोरिलेट करें तो इसका कहने का मतलब है जब भी कभी एयर पोल्यूशन होता है जिस एरिया के अंदर, वहाँ पे अगर एयर पोल्यूशन से सन की विजिबिलिटी कम हो रही है तो सोलर पैनल्स जो होते हैं वो भी उनकी 13% से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट न्यूज़ ये लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा कि नारायण मूर्ति साहब ने बोला था कि यूथ के मतलब नेशन के यूथ को कितना काम करना चाहिए, 70 घंटे, एक हफ्ते के अंदर 70 घंटे उन्हें काम करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी बहुत क्रिटिसाइज़ की गई थी कि 70 घंटे अगर हम काम करना शुरू करें यूथ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लाई गई थी। काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करने के पीछे रीज़न ये था, अगर हम किसी भी कॉरपोरेट का अगर हम ये देखें उनका अगर सैलरी स्ट्रक्चर हम देखें तो सीईओ को जहाँ पे करोड़ों में सैलरी मिलती है वहीं जो फ्रेशर होता है उसको 3.5 लाख का बेसिक पैकेज मिलता है। तो हमने सभी पता है, हमें ये पता है ज़रूर कि फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस 2-4 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो ये नारायण मूर्ति साहब जब ये कह रहे हैं कि फ्रेशर को या फिर किसी भी एम्प्लॉय को 70 घंटे काम करना चाहिए तो उसके अंदर पैरिटी होनी चाहिए कि सीईओ भी जो है कंपनी का उसको भी 70 घंटे काम करना चाहिए और उस हिसाब से वेतन उसको मिलना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये ग्लोरीफाई किया गया कि 70 घंटे अगर आप काम करोगे तो नेशन बिल्डिंग में जाएगा आपका जो इसके अंदर इनपुट होगा। नो डाउट नेशन विल फ्लरिश, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, फैमिली रिलेशनशिप सफ़र करेंगी, पर्सनल रिलेशनशिप सफ़र करेंगी, ये सारी चीज़ें सफ़र करेंगी एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, नेशनलिज्म, एट द कॉस्ट ऑफ जो कंपनी को रिच बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि 70 घंटे काम ना कराया जाए। जो एग्जिस्टिंग दिस वर्कफोर्स है, जहाँ पे एक देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, क्यों ना हम फ्रेश लोगों को रिक्रूट करके जो 70 घंटे का बोझ हम एक आदमी पे डाल रहे हैं वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी इसके अंदर रोजगार मिल सकता है। तो ये भी एक आइडिया इसके अंदर डाला है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 report, over 40% of graduates under 25 are unemployed, which while incomes among the salaries have stagnant। और जिनकी जॉब लग चुकी है उनकी सैलरी जो है स्टैग्नेशन पे है। तो ये सारे इसके अंदर आप आर्गुमेंट पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और पेपर 2 का बैच शुरू हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंगली हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस खत्म हो चुकी है, नाउ न्यू मॉड्यूल विल बी लॉन्च्ड। उसके साथ ही हम इंडियन सोसाइटी पे अभी हम क्लासेस करना शुरू कर देंगे। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल वी कैन से। इसके अंदर 3 लेवल से आपको पता है लर्निंग होगी, बेसिक टू इंटरमीडिएट देन टू एडवांस। तो 3 लेवल ऑफ लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके CAPF एग्ज़ाम के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। थैंक यू।